मेरा नाम डॉक्टर सुजीत कुमार कर है। मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में एडिशनल प्रोफेसर के पद पे काम करता हूँ। मैं 2013 से 2023 अभी 10 साल से मैं लगातार इस विभाग में काम कर रहा हूँ। अभी हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो न्यूरो मॉड्यूलेशन टेक्निक के बारे में। न्यूरो मॉड्यूलेशन टेक्निक जो है एक तरह का तरीका है जिससे हम हमारे ब्रेन की डिफरेंट एरिया को या पूरे ब्रेन को मॉड्यूलेट करते हैं, या उनकी जो न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है उसको हम लोग कई तरीके से ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। कई तरह का मानसिक बीमारी या न्यूरोलॉजिकल बीमारी होते हैं जहाँ के ब्रेन में अलग अलग जगहों पे उन ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, न्यूरॉन की जो फंक्शनिंग है वो गड़बड़ हो जाती है। हमारे ब्रेन में जो नसें हैं वो पूरी तरह से सही रूप से काम नहीं करते हैं। तो वहाँ पे जब ये न्यूरो मॉड्यूलेशन की टेक्निक को इस्तेमाल की जाती है, उन जगहों की जो एक्टिविटी है उसको बेहतर किया जाता है। उसमें कई तरह का टेक्निक्स दुनिया भर में अवेलेबल है। जो सबसे पुरानी टेक्निक है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी ये मशीन जो है दुनिया की सबसे एडवांस इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी मशीन है, जो हम लोग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी को हम लोग ईसीटी भी कहते हैं। पहले लोग इसको शॉक थेरापी भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको ऐसे जानते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक की जो ट्रीटमेंट है। ये मशीन जो है इसमें बहुत ही लो वोल्टेज की इलेक्ट्रिक करंट डिलीवर होता है इलेक्ट्रोड के माध्यम से, जो कि मरीजों जिनको गंभीर मानसिक बीमारी है उस तरह से जो पीड़ित हैं और उस तरह का जो मरीज़ हैं जिनको दवाइयों की इलाज कई दिनों से चल रही है लेकिन उसके बावजूद वो ठीक नहीं हो पाए हैं, इस तरह का बीमारियों में इसको अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। जो मरीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होते हैं उस तरह का मरीजों में ये बहुत फ़ायदेमंद इलाज है। लेकिन लोगों के मन में बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं इस ट्रीटमेंट को लेके, इसलिए बहुत सारे लोग इस इलाज के लिए मना करते हैं, कंसेंट नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास जो सीवियर मेंटल इलनेस के पेशेंट आते हैं, जिनमें स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में मैनिक एपिसोड में जो पेशेंट्स आते हैं, उनमें से काफ़ी सारे मरीज़ इस इलाज से बहुत जल्दी ठीक होते हैं और उनके अंदर अच्छा सुधार आता है। हम लोग लगभग इस इलाज को इस विभाग जब से शुरू हुआ है तब से उसको इस्तेमाल करी जा रही है। जैसे ही समय के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट की तकनीक में बदलाव आया है तो हमारे पास धीरे धीरे हम लोगों ने एडवांस इंस्ट्रूमेंट को प्रोक्योर किया है और ये काफ़ी सेफ तरीके से इस इलाज को इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी की जो ट्रीटमेंट होता है, अक्सर जो है इसको हफ्ते में 2 से 3 बार मरीजों की इलाज के लिए दिया जाता है। मान लीजिए किसी बीमारी में किसी को ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टरी डिप्रेशन है, उस तरह का मरीज़ में हम लोग अक्सर जो अगर ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी ट्रीटमेंट देने की के लिए प्लान करते हैं तो हमारा जो ये रहता है कि नंबर ऑफ़ सेशंस जो है लगभग 6 से लेकर 10 सेशन तक इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी दिया जाता है। और शुरुआती तौर पे जो नंबर ऑफ़ सेशंस होते हैं वो अल्टरनेट डे दिया जाता है। जैसे ही मरीजों में लक्षणों में सुधार आ जाता है तो उसमें वीकली ट्वाइस कर दिया जाता है। तो अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग सेशन की ज़रूरत पड़ती है। और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी में जो साइड इफ़ेक्ट है वो मामूली से साइड इफ़ेक्ट पाए जाते हैं। इस इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी को एनेस्थीसिया देके अक्सर उसको दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया रिलेटेड अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ वो हो सकता है, या पेशेंट को देने के बाद कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों में ये देखा जाता है थोड़ा मेमोरी में डिस्टर्बेंस होता है। और जिन लोगों में मेमोरी की डिस्टर्बेंस होता है अक्सर वो कुछ दिनों से कुछ हफ्तों के अंदर ये अपने आप ठीक हो जाता है। सो इट्स कहा जाता है सेल्फ लिमिटिंग। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी से कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता है। और ये जो रिसेंट एविडेंसेस ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव देने से हमारे ब्रेन की कई तरह की जो रसायन है, उनकी लेवल की जो गड़बड़ियाँ होती है उसको ये सुधारने में मदद करता है। कई ब्रेन की कुछ स्पेसिफिक जगह हैं जहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स की डीजनरेशन हो गया है और न्यूरॉन्स की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी के बाद उस एरिया में पर्टिकुलरली जो कहा जाता है ब्रेन का एक हिस्सा है जिसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस जहाँ पे एट्रोफी हो गई है, उसमें हिप्पोकैम्पल जो है वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वहाँ पे न्यूरोनल डेंसिटी इंप्रूव होता है। तो ये एक तरह का न्यूरो मॉड्यूलेशन टेक्निक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को एक स्टिमुलस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं।
इसी तरह का एक और तरीका है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। वहाँ पे चुंबक की सिकाई होती है, वहाँ पे मैग्नेटिक स्टिमुलस दिया जाता है। वो मैग्नेटिक स्टिमुलस जो है ब्रेन के अंदर जाने के बाद वो इलेक्ट्रिक स्टिमुलस में कन्वर्ट हो जाता है और वो ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया को स्टिमुलेट करता है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो ये मशीन है, ये ब्रेन के ऊपर, पूरे ब्रेन के ऊपर उसके असर रहता है। जबकि ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जो चुंबक की सिकाई होती है, ब्रेन की एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आप उस स्टिमुलस को देते हो, सिर्फ उसी एरिया को ही वो टारगेट करता है। तो दैट इज़ ए टारगेटेड न्यूरोमॉड्यूलेशन हम लोग उसको कहते हैं। उसी तरह का एक अलग से तकनीक है जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है बहुत ही लो इंटेंसिटी में यूज होता है। उसे कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रैनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन। वो एक बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, जिसे आप लोग चाय पीते पीते, अखबार पढ़ते पढ़ते, आप उसको टीवी देखते देखते उसको लगा सकते हैं। इसमें इंसान को बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि उनको कोई स्टिमुलस दिया जा रहा है। तो वहाँ की जो मैं आपको ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन या ट्रांसक्रैनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन के बारे में बता रहा हूँ, वहाँ की जो एक सेशन है लगभग 20 से 30 मिनट की सेशंस होते हैं। तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तब तक मरीज को बैठना होता है। जब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में कह रहे हैं, ये बहुत ही ब्रीफ प्रोसीजर है। एक मरीज को लगभग 1 से 2 सेकेंड के लिए ही ये स्टिमुलस दिया जाता है, उसके बाद स्टिमुलस अपने आप बंद हो जाती है। तो ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए स्टिमुलस दिया जाता है। और जो आपको जो नए टेक्निक के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन हो, ट्रांसक्रैनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन हो, ये स्टिमुलेशन जो 2 टेक्निक है उसके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट है बहुत ही नेग्लिजिबल साइड इफ़ेक्ट है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें वो टेक्निक के बाद सर दर्द हो रहा है, वो आधा 1 घंटे के लिए होता है, वो फिर सबसाइड कर जाता है। तो मोस्टली ये सेल्फ लिमिटिंग साइड इफ़ेक्ट है और कई तरह का रिसर्च इसको लेके हुआ है। मानसिक बीमारी जैसे डिप्रेशन की बीमारी है, ओसीडी जैसे बीमारी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर से लेके न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर लाइक डिमेंशिया से लेके कई तरह के ऑटिज्म के बच्चों की भी न्यूरोमॉड्यूलेशन की टेक्निक के लिए भी इसको इस्तेमाल किया गया है। तो इसको अगर छोड़ दिया जाए, कई तरह के न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में, जैसे किसी पेशेंट को एपिलेप्सी है, ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी है, उसकी मैनेजमेंट में भी उसको इस्तेमाल किया गया है। किसी को ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टरी माइग्रेन है, उसकी इस्तेमाल में भी उसको इस्तेमाल किया गया है। कुछ मरीजों को अगर जिनको टिक डिसऑर्डर होता है या स्ट्रोक के बाद उनके एक शरीर की एक हिस्सा पैरालिसिस हो जाता है, उस एरिया की मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, उस मसल को ट्रेन करने के लिए भी ये टेक्निक को इस्तेमाल किया गया है। क्रोनिक पेन मैनेजमेंट में भी इस तरीके की टेक्निक को यूज़ किया गया है। पार्किंसन डिजीज़ में भी इसको इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत वैरायटी ऑफ न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन में ये न्यूरोमॉड्यूलेशन टेक्निक को इस्तेमाल किया जा रहा है और ये टेक्निक जो है काफ़ी सेफ टेक्निक है। मेडिसिन के मुकाबले उनकी साइड इफ़ेक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल है, क्योंकि आप जब स्टिमुलस देते हो, स्टिमुलस को हटा देते हो, उसके बाद आपके शरीर के अंदर थेरापेटिक इफेक्ट के सिवा और कुछ चीज़ें नहीं रह जाता जो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। तो ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है। किसी पेशेंट को अगर कोई इम्प्लांट वगैरह लगा है तो भी इसको भी आप दे सकते हैं। अगर ये फेरोमैग्नेटिक इम्प्लांट लगा है तो आप आरटीएमएस नहीं दे सकते, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, लेकिन टीडीसीएस जैसे प्रोसीजर आप उसको सेफली दे सकते हैं। तो ये एक न्यू टेक्निक है जो कि धीरे धीरे इस्तेमाल होने लगा है, लोग इसको अडॉप्ट करने लगे हैं।